हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी क्लास को देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैराथन क्लास 2। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन क्लास ज्योग्राफी का जो है मैराथन क्लास आज आपका 2 स्टार्ट होने वाला है। और वही फिर बताएंगे कि जो बताएंगे वही लड़ेगा, उससे अलग नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। इसके बाद आपको आएगा इकोनॉमिक्स क्लास, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या रहा कि गोंडवाना समूह। एक चीज और हम कहना चाहेंगे बच्चों को कि आप लोग जल्द से जल्द फटाफट जो है लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों को बता भी दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। यानी गोंडवाना समूह जो है उसके कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। तो देखिए, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र में मुख्यतः 4 नदी घाटी पाए जाते हैं। कितने? 4 नदी। पहला दामोदर, दूसरा सोन, तीसरा महानदी और चौथा हो गया आपका वर्धा गोदावरी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है गोंडवाना समूह का के कोयले क्षेत्र के बारे में अगर पूछेगा तो उसको हम लोग लिखकर सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलिए, करा कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। तो बाबू जान लीजिए कोयला के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगासाइट और पीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 1 नंबर का भी अगर एमसीक्यू पूछेगा तो क्लियर कर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो लिखेंगे कि पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल जिकरा कहल जाला मटिया तेल, ठीक है। और जो है कीटनाशक दवाई और दवाई भी बनाया जाता है, पेट्रोल साबुन बनाया जाता है, कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, प्लास्टिक आदि का निर्माण होता है। अगर हमसे एग्जाम में पूछेगा तो बताएंगे कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो सारी चीज का लिख देंगे और आपके एग्जाम का भी डेट आ गया है, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे जो है मन लगाकर पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, कहा कि सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट, तो देखिए अरब सागर में सम्राट नामक जो है एक मंच बनाया गया है जो एक जो है जलयान, क्या है? जलयान है। और यह पानी के भीतर तेल के कुआं खोदने का कार्य करता है। उसी को सागर सम्राट कहा जाता है। दैट इज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट में देखेंगे कि किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का नाम पूछ रहा है। तो बताएंगे कि पहला में बरौनी, दूसरा में मथुरा, तीसरा में जामनगर और चौथा में हल्दिया, ठीक है। यानी किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का नाम। तो बरौनी हो गया, मथुरा हो गया, जामनगर हो गया, हल्दिया हो गया। इस तरीके से हम लोग तेल कारखाने के स्रोत का नाम लिख देंगे। उसके बाद करा है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन कौन से मुख्य कारक है। तो देखिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए है नदी में प्रचुर मात्रा में, ठीक है, नदी मार्ग में ढाल, जल की तीव्र वेग और प्राकृतिक जल प्रताप जो है का होना अनुकूल है। मान लीजिए अगर ये पहाड़ है, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए मान लीजिए कि क्या है, पहाड़ है। मान लीजिए कि सब क्या है, पहाड़ है और जल यहां से नीचे गिरेगा, ठीक है। ये बढ़ रहा है, जल बढ़ रहा है, तो इसी जगह वो अपना मोटर लगा देगा। यानी इसी से क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन यानी प्राकृतिक जल प्रताप से, यानी जो प्राकृतिक गॉड से जो गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। देखिए, तो लिखेंगे बउआ कि परमाणु शक्ति इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट, यही सब से जो है क्या होता है, परमाणु शक्ति का खनिज प्राप्त होता है। चलिए, नेक्स्ट में देखेंगे कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो लिखेंगे कि जब फोटोवोल्टाइक सेलों में
विपरीत सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तब जो है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस तरीका से आपके जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है, और इसको रिवाइज करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कहीं से बाहर से नहीं आएगा। मुंबई हाई तेल के बारे में पूछ रहा है कि मुंबई हाई तेल का जो क्षेत्र है उसके बारे में बताइए, तो लिखेंगे कि मुंबई हाई तेल तट जो है 176 किलोमीटर दूर कहाँ जो है कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। और यहाँ 1975 में तेल खोजने का एक कार्य शुरू किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में तेल खोजने का 1975 में जो है कि खोजने का शुरुआत किया गया था, जिससे मुंबई हाई या समुद्र में सागर सम्राट नामक, ठीक है, मंच बनाया गया। जो हम इसे पिछले भी सागर सम्राट नामक के मंच के बारे में बताया है, जो क्या है, एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के क्या करता है, तेल के कुआं खोदने का कार्य करता है। कौन? सागर सम्राट, ठीक है। तो उसी को मुंबई हाई के उत्पादन में उसका हम लोग परिचय देंगे, ठीक है। उसके बाद कहा कि पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है, तो देखिए वाकई में होगा, क्योंकि कोयला की तुलना में पेट्रोल बहुत कम प्रदूषण फैलाता है, लेकिन पेट्रोलियम अत्यंत ज्वलनशील होता है, अधिक ऊर्जा देता है और पेट्रोलियम से अवशेष नहीं बचता है। पेट्रोलियम परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इन्हीं कारणों से पेट्रोलियम का महत्व कोयला से अधिक है। कोयला जलाएंगे तो धुआं धुक्कर होगा, ठीक है, लेकिन इसमें धुआं नहीं होगा। अब बताइए नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। इस तरीका से हमारा क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता देंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 स्रोत कौन कौन है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और बायोगैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे कि भारत में उपज होने वाली 2 खाद्य, नगदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम लिखिए। ये आपके लिए MVVI है। इस तरह का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। तो हम बताएंगे कि खाद्य फसलें में धान और गेहूं आता है, वही नगदी फसल में चाय और गन्ना, और रेशे वाली फसल में कपास और जूट आएगा। यानी पूछ रहा है कि भारत में उपजने वाली 2 खाद्य जो है, खाद्य का बताइए, नगदी का बताइए और रेशे वाली फसलों का नाम बताइए। तो खाद्य फसल में बताएंगे कि धान और गेहूं, और नगदी फसल में बताएंगे चाय और गन्ना हो गया, और वही रेशे वाली फसल में कपास और जूट हो गया। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, बताएंगे। अब कर रहा है कि उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम लिखिए। कौन कौन से? धान कहाँ होता है भाई? तो धान जो है बंगाल और बिहार में। गेहूं कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में। चाय कहाँ होता है? तो असम और पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में। कपास महाराष्ट्र और गुजरात में। जूट जो है पश्चिम बंगाल और बिहार में। इस तरह से आपसे पूछता है कि धान का, गेहूं का, चाय का, गन्ना का और कपास का और जूट का, कि हाँ बताइए कि ये सब जो है 2 प्रमुख राज्यों का नाम लिखे। तो हम इस तरह से उनका नाम लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 1967 से 1968 के समय उत्तम बीज, ठीक है, यानी उन्नतम बीज के बीच जो है सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा आदि के उपयोग के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। यानी 1967 से 1968 में उन्नत किस्म के बीज के सिंचाई के साधन के लिए जो रासायनिक खाद, कीटनाशक और आदि के लिए कारण जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ है, उसी को हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है M.S. स्वामीनाथन। क्या है? M.S. स्वामीनाथन उनको कहा गया है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के फसलों पर, किस पे? गेहूं के फसलों पर पड़ा है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब और हरियाणा, क्योंकि गेहूं उपजाने के लिए सब का जगह कहाँ है? पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा राज्यों में हरित क्रांति का असर सबसे ज्यादा पड़ा है। तो इस तरीका से जो है हम लोग हरित क्रांति के बारे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता है, यानी भारतीय जो कृषि होती है उसमें 5 मुख्य विशेषता क्या क्या है तो बताएंगे। पहला है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है, मौसम पर निर्भर करती है। दूसरा, भारत के लगभग 2/3 लोगों को जो है जीविका कृषि पर आधारित है, यानी खुद के कृषि पर जो है वो आधारित है। तीसरा, भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 24% है, जबकि वही भारत के अधिकांश जनसंख्या को कृषि से ही भोजन प्राप्त होता है। और पांचवा है कि भारत में कृषि आधारित कई उद्योग है, जैसे सूती वस्त्र हो गया, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, गन्ना उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया। तो इस प्रकार से जो है भारत के जो है आपके 5 प्रमुख विशेषता क्या क्या है कृषि के, उसके बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं। नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स और इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं कि 110% आपके एग्जाम में यहीं से आएगा, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं जो है व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो पूछ रहा है, तो देखिए खाद्य फसलों के नाम में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और मूंग बताएंगे। वही प्रमुख व्यावसायिक फसलें की बात करें तो जो है ये खाद मतलब खाने वाला व्यवसाय, मतलब जो है बेचने वाला, जिसका जो है बिजनेस किया हो, क्या जाए, धान हो गया, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, ये सब क्या है, ये सब जो है प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं और ये सब क्या है, खाद्य फसलें हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र को क्यों प्रसिद्ध है, यानी कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। तो जान लीजिए कि कपास के उत्पादन में काली मिट्टी के जो वजह से, किसके वजह से, काली मिट्टी के वजह से जो है महाराष्ट्र जो है, ठीक है, महाराष्ट्र जो है उस कपास में उत्पादन है। क्यों भाई, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए कपास के उत्पादन के लिए जो है महाराष्ट्र क्या है, प्रसिद्ध है। अगर हमसे पूछेगा कि कपास के लिए जो है कपास उत्पादन के महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, तो हम बताएंगे काली मिट्टी के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होती है और जो है महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए जो है कपास वहाँ के लिए, इसीलिए महाराष्ट्र जो है कपास के लिए जो है महाराष्ट्र जो बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। दैट इज क्लियर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब कह रहा है कि सहनशील गहनता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखिए। तो देखिए सहनशील गहनता को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन है, पहला है उन्नत बीज, दूसरा है सिंचाई। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी और खरीफ फसलों में अंतर बताइए। देखिए तो रबी फसल जो है, रबी फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, और वर्षा ऋतु में कब, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, ठीक है। जैसे धान जो हो गया, आपको धान हो गया, तो धान क्या हो गया, ये जो है रबी फसल में आता है, क्योंकि इसको जो है कि जून जुलाई में हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं, रोपते हैं, और अक्टूबर नवंबर में उसको काट लेते हैं। खरीफ फसल हो गया, खरीफ फसल को शीत ऋतु में जो है अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता है। इसमें मान लें कि इसमें जो है इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल हो गया गेहूं, ठीक है, उसके बाद हो गया आपको मक्का, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब खरीफ फसल में आ गया। दैट इज क्लियर। तो हम लिखेंगे कि पहला में जो फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी जून जुलाई के महीना में बोया जाता है, उसको रबी फसल कहेंगे। जिसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं उसको हम लोग खरीफ फसल कहेंगे। दैट इज क्लियर। इसको जो है खरीफ फसल को मार्च अप्रैल में काटेंगे, वही रबी को जो है हम लोग अक्टूबर और नवंबर में काटेंगे। दैट इज क्लियर। अब कह रहा है कि बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है। तो देखिए बफर स्टॉक जो है अनाज को भंडारण करने के लिए, यानी अनाज को एक जगह जमा करने के लिए जो है बफर स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। यानी बफर स्टॉक जो है अनाज को भंडारण के लिए बनाया गया, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदकर अनाज का भंडारण करती है। यानी किसानों से जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है क्या करती है कि न्यूनतम मूल्य पर खरीदती है, और उस अनाज से क्या करती है, अनाज को जो है भंडार करती है, उसी को हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम बताइए। तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, जो 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरी अगर बात करेंगे, ठीक है, यानी दूसरे अगर जलमार्ग की बात करें तो सादिया से धुबली तक है, जो 891 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। और तीसरी की बात करेंगे
तो जो है आपका कोलम से कोट्टापुरम यानी 205 किलोमीटर लंबा जो है यह जलमार्ग चापाकरण और उद्योग मंडल नहरों सहित जो है पश्चिमी तट में विकसित है। और बात करेंगे राष्ट्रीय जो है जलमार्ग 4 की, जो गोदावरी, कृष्णा और नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला हुआ जलमार्ग है, जो पुडुचेरी से काकीनाडा शहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और पुडुचेरी में फैला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग जो है भारत के 4 जो है जलमार्गों के बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या, तो अब सार्वजनिक मतलब जो पूरे सरकार को संचालित करती हो, निजी मतलब किसी एक आदमी को, तो कह रहा है कि सार्वजनिक उद्योग क्या कहते हैं, वैसा उद्योग जिसका संचालन कौन करे, सरकार करे, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला का लो इस्पात जो है वो सब क्या है, केंद्र उद्योग है। ठीक है, लेकिन वही अगर निजी उद्योग की बात करें तो जिसका संचालन किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसी को निजी जो है निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा हो गया, डाबर हो गया, पतंजलि। ठीक है, तो टाटा का जो है रतन टाटा, डाबर जो है और पतंजलि तो रामदेव बाबा, ये जो है सब लोग क्या है वो अपना निजी को देखते हैं, इसलिए इसको निजी उद्योग कहेंगे। और जो सरकार देखती है उसको हम लोग सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। देखिए, तो उद्योगों के जो स्थानीयकरण जो होता है उसके 3 कारक कौन है, तो पहला है कि कच्चा माल, दूसरा पूंजी, तीसरा शक्ति के साधन। ये 3 चीज के कारण जो है कि उद्योगों का हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, कृषि आधारित क्या होता है कि ऐसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसी को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे सूती वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, ये सब क्या है, ये सब कृषि किया जाता है इसके लिए। लेकिन खनिज आधारित क्या हुआ कि वो ऐसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता हो, किससे, कच्चा माल जो है खनिज से प्राप्त होता हो, उसी को हम लोग खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे लोहा, ठीक है, लोहा, ठीक है, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट एवं रसायन उद्योग। ठीक है, इस तरीका से हम लोग वहां से प्राप्त करते हैं। उसके बाद आ गया कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के उदाहरण से वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, समिति के आधार पर यानी स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला सार्वजनिक उद्योग, दूसरा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। यानी सार्वजनिक उद्योग क्या हुआ, वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार करती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। संयुक्त उद्योग या सहकारी उद्योग जो वैसा उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का सहकारी समिति का योगदान होता है उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। ठीक है, जैसे अमूल हो गया, ठीक है, सुधा हो गया, ऑयल हो गया। तो यानी देख लीजिए, संयुक्त कहने का मतलब 2 आदमी से। ठीक है, सहकारी मतलब वही चीज, जैसे 2 आदमी को मिल गया, 2 आदमी मिल गया वो काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं, सहकारी समिति योगदान कहते हैं, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों का नाम बताइए, यानी वैसा फसल जिसको रोपा जाता हो। देखिए, तो भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आती है। ठीक है, और चाय असम और उत्तरी बंगाल के लिए तथा कॉफी जो है कर्नाटक और के लिए क्या है, मुख्य रोपण फसल है। यानी भारत के 2 रोपण फसल का नाम कहेगा तो बताएंगे कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल है जिसमें चाय, कॉफी, रबर, गन्ना ये सब क्या है, ये रोपण फसल है। और चाय जो है असम और उत्तरी बंगाल के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा है जो है महत्वपूर्ण है। वही कॉफी जो है कर्नाटक के लिए मुख्य रोपण फसल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब कह रहा है कि वायु परिवहन के लिए 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, यानी वायु परिवहन की। तो देखिए, वायु परिवहन की 2 विशेषता क्या है, एक तो क्या है कि सबसे महंगा परिवहन का साधन है, दूसरा इसके द्वारा तीव्रता यात्रा संभव है, यानी ठीक है, और तीसरा हो गया कि इसके द्वारा आरामदायक यात्रा का लुत्फ मिलता है, और चौथा हो गया कि इस परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती। समुद्र में ट्रैफिक लगेगा जी, जाम लगेगा नहीं लगेगा, इसीलिए जो है वायु परिवहन जो है इसकी 2 प्रमुख विशेषता पूछा, हम 4 को बता दिए हैं। ठीक है, अब आपका कह रहा है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, और भारत में
सौर ऊर्जा की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए सौर संयंत्र द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। भारत में इसकी संभावना क्या है जान लीजिए। पहला है कि भारत जो है ट्रॉपिकल जोन में स्थित है और यहाँ सूर्य का ताप बहुमूल्य मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरा, यह ऊष्मा का पूर्ण नवीनीकरण साधन है। ठीक है। तीसरा, इसमें न तो प्रदूषण होता है और न ही व्यर्थ अवशेष बचते हैं। चौथा, इसकी स्थापना स्थानीय स्तर पर सरलता और सस्ते में की जा सकती है। पांचवा, इसकी मुख्य उपयोग कृषि तथा घरेलू क्षेत्र में किया जाता है। किसका? सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा से आज क्या हो रहा है? सिंचाई भी हो रहा है, मोटर वगैरह चल रहा है, लाइट चल रहा है। ठीक है, लोग जो है घर में घरेलू काम में यानी खाना बनाने में भी जो है उसका भी प्रयोग क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो सारी चीज को बता दिया। भारत में सौर ऊर्जा का क्या क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो जानेंगे कि ऐसा उद्योग जिसका उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, यानी वैसा उत्पादन वैसा उद्योग जिसका उत्पादन जो है सीधा उपभोक्ता के उपयोग के लिए करते हैं उसे उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कागज हो गया, कागज उद्योग हो गया, दंत मंजन हो गया, पंखा हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा उपभोक्ता के लिए जरूरी है, इसीलिए हम इसको उत्तम उदाहरण में कहेंगे, उत्तम जो है उपभोक्ता उद्योग कहेंगे कि वैसा उद्योग जिसका उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए करते हैं उसी को हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें। देखिए, तो उद्योग तथा ताप घरों में गर्म को बिना ठंडा, यानी गर्म को बिना ठंडा किया ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे तापीय प्रदूषण होता है। देखिए, उद्योगों तथा ताप घरों से गर्म को बिना ठंडा, यानी गर्मी को बिना, मतलब जो है घरों से उद्योग तथा ताप को घरों से गर्म को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तापीय प्रदूषण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीका से आज तक आपको यानी फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो मिला के दोनों मिला के आपको हो गए 80 क्वेश्चन आपको आज हो गए। ठीक है, और 80 क्वेश्चन में ठीक है कितना पूछेगा वो आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग को एक ही चीज कहेंगे कि आप इसका रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और मन ला के पढ़िए, आपके एग्जाम में से बाहर कहीं नहीं आएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपका इकोनॉमिक्स का आएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए। ठीक है, और जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और कोई कमी है तो उसको हमें जरूर बताएं। ठीक है, और आगे आपके लिए फिर से आज बता रहे, अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स के बाद आपका जो है, ठीक है, आपका जनवरी और दिसंबर और जनवरी में जो है, ठीक है, दिसंबर में आपका जितना सब्जेक्टिव वो टोटल खत्म हो जाएगा और जनवरी में सिर्फ ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्लास। तो आप लोग देर नहीं करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद।